नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार के 11 अधिकारियों को उपराज्यपाल ने शनिवार को सस्पेंड कर दिया। इनमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है ये अधिकारी केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लागू कराने में शामिल थे। नई शराब नीति को खुद केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन अब ये मामला और बड़ा हो गया है। इसकी आंच में कई लोग झुलस सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी 11 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी मंजूरी दी है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली की नई आबकारी नीति का फायदा केजरीवाल सरकार ने 6 शराब ठेकेदारों को कराया है। इन लोगों ने आपस में कार्टेल बनाया और पैसे कमाए। बताया जाता है कि इन्हीं ठेकेदारों ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को भी पार्टी फंड के लिए पैसे दिए। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप खुलकर लगाए हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद और जोर पकड़ गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो नई आबकारी नीति के मामले में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा लगाए गए फैसलों की सीबीआई जांच चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार से पास हुई आबकारी नीति को, जिसे उपराज्यपाल ने पहले मंजूर कर दिया था, उसमें उन्होंने बदलाव क्यों किया। सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान था कि अनाधिकृत इलाकों में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। सिसोदिया ने कहा कि तत्कालीन उपराज्यपाल ने उस वक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में शराब की दुकान खोलने को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की, लेकिन जब नई आबकारी नीति के तहत टेंडर जारी किए गए और दुकान खोले जाने की फाइल उपराज्यपाल बैजल के पास गई तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। सिसोदिया ने कहा कि 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुलनी थीं, लेकिन उपराज्यपाल ने 15 नवंबर को, यानी कि ठीक 48 घंटे पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनाधिकृत इलाकों में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी लेनी होगी। सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल के द्वारा स्टैंड बदले जाने की वजह से दिल्ली के अनाधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं, जबकि पुरानी आबकारी नीति के तहत जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुलती रही थीं वहां भी नहीं खुल पाईं और नए लाइसेंस का मामला अदालत में चला गया। अदालत ने आदेश दिया कि जो अनाधिकृत वार्ड हैं उनसे लाइसेंस फीस ना ली जाए, उनको छूट दी जाए, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से सरकार को अच्छा खासा फायदा हो सकता था, लेकिन चूंकि तत्कालीन उपराज्यपाल ने सरकार से पूछे बिना ही अपना फैसला बदल दिया, इसलिए सरकार को नुकसान हुआ। सिसोदिया की ओर से सीबीआई के निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आखिर उपराज्यपाल के दफ्तर के अपने ही फैसले से अचानक पलटने के पीछे क्या वजह थी। सिसोदिया ने लिखा है कि उपराज्यपाल की ओर से मंजूर की गई आबकारी नीति के विपरीत शराब की दुकान खोले जाने के ठीक 2 दिन पहले ये शर्त इसलिए लगाई गई थी कि कुछ खास लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया जा सके। मनीष सिसोदिया द्वारा पूर्व उपराज्यपाल पर हमला बोलने और सीबीआई जांच की मांग के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले नवंबर से अब तक इस मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जब ईडी सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए जांच की सुई सीबीआई को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की ओर मोड़ दी है। पात्रा ने कहा कि सीबीआई के डर से सिसोदिया अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा उपराज्यपाल के सिर पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति से माफ कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान के मुताबिक मिक्स्ड लैंड यूज में शराब के ठेकों की अनुमति नहीं है, तो सिसोदिया ने इनकी अनुमति कैसे दे दी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है कि दिल्ली में 100 नगर निगम वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते, लेकिन सरकार ने शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोले हैं और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नया आंदोलन नई रणनीति से सामने आने जा रहा है। अभी तक इसके खिलाफ आंदोलन की कमान युवा संगठनों, छात्र संगठनों के पास थी। अब इसकी कमान किसान नेता और पूर्व सैनिकों का संगठन संभालने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा 16 अगस्त को अग्निपथ योजना के खिलाफ हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदर्शन में पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। पंजाब में तो पहले से ही एसकेएम का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पंजाब में रविवार से लेकर 14 अगस्त तक, यानी कि एक हफ्ते तक, हर जिला मुख्यालय पर जय किसान जय जवान सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन ठीक उसी तरह का होगा जैसा शनिवार को दिल्ली के महिला प्रेस क्लब में आयोजित किया जा रहा है। पंजाब में ऐसे आयोजनों के जरिए जनता को जागरूक करने की रणनीति है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पिछली बार तो कोरोना था, इसलिए वो पीएम मोदी से नहीं मिल सके, लेकिन ऐसा दूसरी बार होना जा रहा है जब वो सोमवार को भी पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया है कि सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि नीतीश, जो अभी अभी कोविड-19 से उबरे हैं, अपने डिप्टी को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया ये कार्यक्रम केवल मुख्यमंत्रियों के लिए है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार को अपना जनता दरबार आयोजित करने के लिए तैयार हैं,
जहां वो जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उस दिन वो उस कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से उनके स्वास्थ्य और अन्य व्यस्तताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से पिछले 9 सालों में कमाई संपत्ति पर जवाब मांगा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस दौरान अकूत संपत्ति अर्जित की है। इसको लेकर पार्टी ने नोटिस भेजा। उनको ये नोटिस उस वीडियो के बाहर आने के बाद भेजा गया है जिसमें वो खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले नारे लगा रहे हैं। एक समय नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया है कि उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों में कई गड़बड़ियां देखी गई हैं। पत्र पर टिप्पणी करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा, ये संपत्ति मेरी पत्नी या बेटी द्वारा खरीदी गई थी जो 2010 से आयकर दे रही हैं। उन्होंने कहा, ये पत्र उन्हें अपमानित करने की पार्टी की कोशिश है। बता दें, आरसीपी सिंह को जून में पटना के वीआईपी जोन में एक बड़े बंगले से बेदखल कर दिया गया था। इसके अलावा उनको पार्टी ने राज्यसभा भी नहीं भेजा, जिसके कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है। इस चुनाव में एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्षी दलों की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। मतों की गिनती आज ही होगी और नतीजे देर शाम तक आएंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम, डीएमके सांसद दयानिधि मारन आदि नेताओं ने वोट डाला है। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ही बीजेपी की ही सरकार पर भगोड़ों और बड़े कारोबारियों के लाखों करोड़ माफ करने पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धनपशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? भारत के लगातार खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा है। स्वामी ने विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट वाले आरबीआई आंकड़े ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि हमें आपदा में ले जाने से पहले सच्चाई का सामना करें। नीचे आरबीआई के आंकड़े हैं जो 2021 के बाद से मोदी के कार्यकाल के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दिखाते हैं। ये केवल कोरोना के कारण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हम चीन को निर्यात करने से 10 गुना अधिक आयात करते हैं। क्यों? बता दें, साझा किए गए आंकड़ों में दिखाया गया है कि सितंबर 2021 में जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 639 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो दिसंबर में गिरकर 635 बिलियन डॉलर हो गया। फिर लगातार गिरावट के बाद अप्रैल 2022 में यह 604 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। हालांकि अप्रैल के बाद देखें तो जून में ये और गिरकर 571 बिलियन डॉलर पर आ गया और जुलाई में 573.9 बिलियन डॉलर बताया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।